चैप्टर 3 हमने शुरू किया था। चैप्टर 3 का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिकली सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें कि अगर किसी भी कंपनी को कोई भी पैसा उठाना है तो दो तरीके से वो पैसा उठा सकते हैं। सबसे पहला पब्लिक ऑफर के थ्रू, सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। टोटल सेक्शन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने 23 से लेके 42 तक। 23 to 41 डील करते हैं पब्लिक ऑफर में, और जो 42 सेक्शन अपना वो डील करता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट में। सो फर्स्ट इज इंट्रो। इंट्रो में बस यही बातें थी हमारी कि पब्लिक कंपनी के पास कौन से ऑप्शन है कि वो कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकती है। वो पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है, प्राइवेटली भी उठा सकती है, राइट इशू से भी उठा सकती है, और अपना बोनस से भी ले सकते हैं। वो बोनस से भी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। बट अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ एक दो ही ऑप्शन होते हैं, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड इशूइंग द सिक्योरिटी थ्रू राइट इश्यूज। उसके बाद पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बोलता है कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर आपको करने हैं तो सेक्शन 42 आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर पब्लिकली आपको शेयर इशू करने हैं तो 23 to 41 सेक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये मैं आपको इंट्रो बता चुका हूँ, सब इसको रीड कर लेना। अब इसमें ये था कि सिक्योरिटीज क्या होती है। देखो हम जनरली बात क्या बोलते हैं कि शेयर्स में डील होता है, अगर शेयर इशू होंगे तो प्रोस्पेक्टस इशू होगा। बट शेयर्स जो है ना वो एक नैरो टर्म है, बट सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है। इसके अंदर काफी सारी चीज और इंक्लूड होती हैं। दैट इज इक्विटी ऑल्सो, प्रेफरेंस ऑल्सो, डिबेंचर ऑल्सो, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑल्सो। बट स्टॉक वी कैन से दैट pool of fully paid up shares is called as share stock, and pool of fully paid up debentures is called as debenture stocks। और के डेरिवेटिव्स है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स की यूनिट्स है तो वो भी हमारी सिक्योरिटीज में आती हैं। ये तो सारी होगी बेसिक बातें, जो जनरल बातें आपको पता भी होंगी। सेकंड बात इसमें क्या है कि एक यूलिप आती है हमारी। यूलिप क्या होता है? दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, बट ये लिंक किससे होती है? इंश्योरेंस से। मतलब इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का एक मिक्सचर है ये। तो अगर ऐसी पॉलिसी में किसने इन्वेस्ट किया है तो वहां पे वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसमें आपका कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले हमारा इसमें पॉइंट आया था दैट इज रेगुलेशंस। रेगुलेशंस में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि कौन सी अथॉरिटी क्या काम संभालेगी। सबसे पहले सेबी। सेबी का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या था कि सेबी क्या क्या रूल्स मेंटेन करेगा, क्या क्या रूल्स संभालेगा। सबसे पहला, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अगर ट्रांसफर का केस हो, इशू का केस हो तो सेबी संभालेगा। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का केस हो तो भी सेबी संभालेगा। अब कोई भी ऐसी कंपनी है जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाह रही है या उसकी सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उसका काम भी कौन संभालेगा? उसका भी काम अपना सेबी ही हैंडल करता है। पर जितने भी अदर मैटर्स है, अदर मैटर्स सर कौन से होते हैं? जैसे प्रोस्पेक्टस की हो गई, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स होगी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगी, उनको कौन संभालता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तीन हमारे सेबी में है और तीन हमारे एसजी में है ऑलमोस्ट। उसके बाद प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस हमारा कोई भी सर्कुलस, कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टीजमेंट का सोर्स जिसके थ्रू हम पब्लिक को कन्विंस करना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ओके, अब यहां से हमारे सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। दैट इज 25 सेक्शन हमारे क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज अगर कोई कंपनी है, इसको कर दो। अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स किसी और को लोड करती है, क्यों? विद व्यू टू दो सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी। मतलब अगर कंपनी अपने शेयर किसी और पर्सन को दे, क्या करने के लिए? ताकि वो पब्लिक में अपने बिहाफ पे उसको अलॉट कर दे, तो उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। मतलब कंपनी ने किसी पर्सन को दिए और पर्सन यहाँ पे पब्लिक को इशू कर रहा है, तो जिस डॉक्यूमेंट में वो पब्लिक को शेयर इशू करेगा उस डॉक्यूमेंट को कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। पर दो कंडीशन उसके लिए पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, जो सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करी गई है वो 6 मंथ ऑफ फ्लोटमेंट में हुई। मतलब जब हमने सेकंड पर्सन को दिए उसके 6 मंथ के अंदर अंदर पब्लिक को इशू हो गए हो, और एट द टाइम ऑफ ऑफर टू पब्लिक फुल कंसिडरेशन कंपनी को रिसीव ना हुई हो, तभी वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी करनी है? देखो, एक सेक्शन 26 हमारा होता है जो हम पढ़ेंगे आगे। सेक्शन 26 के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस में डालनी पड़ेगी? सबसे पहला, स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड एज ए कंसिडरेशन। कितना अमाउंट उसको रिसीव्ड हो गया है या कितना अमाउंट उसको रिसीव होना है, ये स्टेटमेंट उसको इसमें डालनी पड़ेगी। टाइम एंड प्लेस ऑफ अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट जो बना होगा वो किस टाइम पे और किस प्लेस पे वो इंस्पेक्ट कर सकता है, वो टाइम प्लेस मुझे यहाँ पे डालना है। और जो भी पर्सन ऑफर लेके आ रहा है उसको हम डायरेक्टर का नाम दे सकते हैं। ओके, और साइन कौन करेगा? ऑल द डायरेक्टर्स हैविंग द, सॉरी, ऑल द डायरेक्टर्स हमारे सेक्शन 26 में थे, यहाँ पे टू टू डायरेक्टर्स। आफ्टर दैट पब्लिक का यहाँ पे क्या मतलब है?
पब्लिक का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक एट लार्ज ही होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन उसको भी पब्लिक में बोलेंगे, या हम किसी स्पेसिफिक सोसाइटी को कैटर करना चाह रहे हैं, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें। उसके बाद सेक्शन 26 क्या है कि कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जो प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ेगा। सबसे पहला दो डिक्लेरेशन जाएंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन क्या, कि हमने कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंसेस पूरे कर लिए हैं। हमने कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंसेस पूरे कर लिए हैं, पहली डिक्लेरेशन ये जाएगी। सेकंड डिक्लेरेशन क्या जाएगी, कि हमने कंपनीज एक्ट का, सेक्रा एक्ट का, सेबी एक्ट का और कोई रूल्स रेगुलेशंस हमने ओवरराइड नहीं करी है, और हमने उसको डेट भी करना है और साइंड भी करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन बोली गई वो इंफॉर्मेशन हमें इसमें डालनी पड़ेगी। अब सेक्शन 26 की रिक्वायरमेंट कब अप्लाई नहीं होती, पहला हमारा क्या, जब हम शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या फिर एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स को इशू कर रहे हो तब एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर प्रोस्पेक्टस हम जब इशू नहीं करेंगे जब हम ऐसे शेयर्स और डिवेंचर इशू कर रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग नेचर के हैं, या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म नेचर के हैं। सर यूनिफॉर्म नेचर का मतलब है जो ऑलरेडी पहले इशू हो चुके हैं उसी नेचर के शेयर हमने दोबारा इशू किए हैं, तो भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या मानी जाएगी, जो डेट हमने प्रोस्पेक्टस में डाली है वही हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन मानी जाएगी। फाइलिंग ऑफ साइंड कॉपी हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, फिर आता है हमारा साइनिंग रिक्वायरमेंट। सर साइन कौन करेगा, यहाँ पे बच्चों आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। पहली चीज क्या, जैसे दो तरह के प्रोस्पेक्टस हमने यहाँ पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेकंड पढ़ा हमने नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। जो डीम्ड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और प्रोस्पेक्टस है उसमें ऑल डायरेक्टर्स। ये बना लेना चार्ट अपना, जो भी आपका बुक है वहां पे। ओके, और उसके बाद हमारे कंडीशन रिगार्डिंग द एक्सपर्ट स्टेटमेंट इंक्लूड होनी जरूरी है, जो हमने फर्स्ट पार्ट पे ही पढ़ा था। बट दो तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे एक्सपर्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सपर्ट स्टेटमेंट मान लिया जाएगा कि इंक्लूडेड ही नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। कब, पहला, अगर जिस एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट दी है वो फॉर्मेशन में या प्रमोशन में क्या हुआ, इंटरेस्टेड हुआ, या फिर उसने रिटर्न कंसेंट दी ही नहीं, या फिर आरओसी को प्रोस्पेक्टस डिलीवर करने से पहले अपनी उसने कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो वहां पे ये माना जाएगा कि जो हमारी कंसेंट थी वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अब एक्सपर्ट कौन हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वैल्यूअर हो सकता है, कोई सीएस भी हो सकता है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। अब पेज ऑफ प्रोस्पेक्टस पे कुछ चीजें हमें डिस्क्लोज करनी है। सब चीजें कैसे, पहली क्या डिस्क्लोज करना है मैंने, कि जो कॉपी है वो हमने आरओसी को डिलीवर कर दिया फॉर द फाइलिंग। एंड सेकंड, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे अटैच करने के लिए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं। अब प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या है, 90 डेज। मतलब जब हमने वो डिलीवर किया आरओसी को उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुझे वो इशू करना पड़ेगा। 90 दिन उसकी वैलिडिटी है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर हमने वो पब्लिकली इशू नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद मुझे दोबारा से वो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हमने 26 का कॉन्ट्रावेंग करते हुए प्रोस्पेक्टस इशू किया तो कंपनी प्लस पर्संस के ऊपर कितने पेनल्टी, 50,000 से लेके 3 लाख रुपीज तक। ओके, ये चीज ध्यान में रखना आप। उसके बाद हमारा आता है वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। में दो केस थे अपने, जो हमने ऑब्जेक्ट डाला था प्रोस्पेक्टस में कि ये पैसा हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे, वो वेरी हो सकता है। वेरी का मतलब क्या होता है, वो चेंज हो सकता है, बट हमेशा वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू चेंज होगा। अब ऐसा जो हमें पास करना है उसके लिए सबसे पहले हमें मीटिंग की नोटिस देना पड़ेगा, और उस नोटिस में कुछ चीजें जाएंगी जो एप्लीकेबल हो रखी है, और ये नोटिस हमें दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। पहला न्यूज़पेपर कौन सा, दैट इज इंग्लिश, एंड सेकंड इज वर्नाकुलर। ओके, और जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों हम वो वेरिएशन करना चाह रहे हैं। गॉट इट। एंड सच कंपनी शैल नॉट यूज एनी अमाउंट रेज। जो भी कंपनी पैसा रेज करती है इस सब वे से, तो वो किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये चीज प्रोहिबिटेड है। और डिसेंटिंग होल्डर्स को मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है ना चेंज करने के लिए। अब कुछ हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब जो ये कह रहे हैं नहीं भी आपको जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं करना, तो कंपनी उनको एक एग्जिट ऑफर दे सकते हैं। एग्जिट ऑफर क्या होता है, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि अगर आप शेयर बेचना नहीं चाह रहे तो आप कंपनी के बाहर जा सकते हो अपना शेयर बेच के, और किस मैनर में, उस मैनर में जो सेबी हमें बताएगी। गॉट इट।
आफ्टर दैट सेक्शन 28 क्या कहता है, अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो अपने शेयर सेल करना चाहे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। अगर मेंबर्स अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू करना चाह रहे हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसल्टेशन से ऐसा कर सकते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके शेयर्स को पब्लिक में सेल करेगा उसको भी हम प्रोस्पेक्टस ट्रीट करेंगे। ओके। और जितने भी मेंबर्स हैं वो किसको ऑथराइज करेंगे, सबसे पहले बीओडीज को, ताकि वो सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स करनी है, जितने भी एक्शंस लेने हैं, वो सब उनके बिहाफ पे ले पाए। अब बीओडीज जो फीस इंकर करेगा, जो भी पैसे लगाएगा, वो उन पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेंबर्स। मेंबर्स को क्या करेंगे, रिम्बर्स करेंगे। ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे ऑफर फॉर सेल में प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट ऐसी कौन सी है जो एप्लीकेबल नहीं होती है। सबसे पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेकंड, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन नॉन कंप्लायंस, इसको हम बोलते हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। ओके, ये भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद सेक्शन 29 हमारा क्या बोलता है कि जितने भी हम पब्लिक ऑफर लेके आएंगे, पब्लिक ऑफर किस में होना चाहिए, ओनली डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। डीमेट फॉर्म का क्या मतलब, वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, अदरवाइज पब्लिक ऑफर इनवैलिड मान लिया जाएगा। और कोई भी ऐसी अदर कंपनीज हैं उसको राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट भी करवा सकती है डीमेट फॉर्म में। अगर उसको नई सिक्योरिटीज इशू करनी है तो वो डीमेट फॉर्म में ही करेगी, अदर फॉर्म में नहीं कर सकती। और किसके अकॉर्डिंग होगी डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट, एज पर द डिपोजिटरी एक्ट 1996। डिपोजिटरीज होती है हमारे दो, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जो कि डीमेट का काम संभालते हैं, जो कि सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करने का पूरा काम संभालते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फिर एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 30। अब जो प्रोस्पेक्टस है वो हमें एडवर्टीज भी करना पड़ेगा। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, ये सारी चीजें जाएंगी। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है कि क्यों हम ये पैसा उठा रहे हैं। देन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर का मतलब क्या होता है इसमें, देखो एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस हमारा सेक्शन 30 है। Where an advertisement of prospectus of a company is published in any manner, it shall be necessary to specify therein the content of its memorandum regarding these particulars। देखो इसमें सिंपल सी बात बोली गई है। अब कोई भी प्रोस्पेक्टस है हमारा, अब बना क्यों है, वो पब्लिकली इशू करने के लिए। अब जब भी वो पब्लिकली इशू होगा उसको हम कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट। अब जब भी हम किसी प्रोस्पेक्टस को एडवर्टीज करेंगे तो क्या क्या कंटेंट हमें उसके अंदर डालना जरूरी है। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट क्लोज, कि क्या क्या पर्पस है पैसा उठाने का। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि लिमिटेड बाय शेयर्स है या अनलिमिटेड है या बाय गारंटी है। नंबर ऑफ सिग्नेटरीज, द नेम ऑफ सिग्नेटरीज, किन किन पर्संस ने मेमोरेंडम को साइन किया है, वी कैन से दैट इज सब्सक्राइबर्स। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज, कितने कितने शेयर सब्सक्राइबर्स ने लिए हैं। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, वी कैन से दैट कि इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है, डिबेंचर्स कितने हैं, और कि कितने इश्यूड हैं कितने अनइश्यूड हैं, वो टोटल उसको देखना है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 31 है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है, अगर कंपनी को अपने शेयर्स मल्टीपल ऑफर्स में लेके आने हैं तो जनरली इसको हर एक बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। बट अगर वो रिपीटेशन फॉलो नहीं करना चाह रहा तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है जिसको हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ क्या होता है कि एक बार हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उसके एक साल तक हम कितने भी ऑफर लेके आ सकते हैं, दोबारा से मुझे प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जब हमारा पहला ऑफर निकलेगा उस स्टेज पे मुझे वो आरओसी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेजना पड़ेगा। और वैलिडिटी कितनी, 1 ईयर। 1 ईयर कहां से, सुनो ध्यान से, यहां से एमसीक्यू बनेगा आपका। 1 ईयर कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, जब पहला ऑफर हुआ वहां से लेके एक साल तक वो वैलिड रहेगा। मतलब उसके एक साल तक मैं जितने भी ऑफर लेके आऊंगा वो हमेशा वैलिड रहेंगे, मुझे दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। गॉट इट। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, ये हमारा होता है जैसे अब 6 महीने पहले, 6 मंथ बिफोर मैंने क्या प्रोस्पेक्टस इशू किया था, दैट इज सेल्फ। अब 6 महीने लैप्स हो गए। अब ये बताओ ना, 6 महीने में काफी सारे चेंजेस आ गए होंगे, तो उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करके भी अमेंडमेंट्स बताएगा कि क्या क्या चेंजेस हमारे इन 6 महीनों में आए हैं। जैसे जितने भी नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं वो डाल देगा उसमें, कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है तो वो डाल देगा उसमें, कोई अदर चेंजेस भी डाल देगा जो भी उसको ठीक लगता है। अब उसके बाद अगर किसी एप्लीकेंट ने एडवांस में नहीं दे रखा है, सुनो,
फर्स्ट ऑफर के टाइम पे मेरे पास कुछ एडवांस मनी आ गया था। अब वो एडवांस मनी वो लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें वापस चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट उनको फेवरेबल नहीं लगी। तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जिस दिन रिक्वेस्ट आई उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनको सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बस, गॉट इट। और इन्फॉर्मेशन भी हमारे डीम्ड प्रोस्पेक्टस का हिस्सा माना जाता है। रेड हेरिंग क्या होता है? वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंप्लीट पार्टिकुलर्स इंक्लूड नहीं होते। ओके, अगर मुझे मार्केट कैप्चर करनी है तो मैं रेड हेरिंग यूज कर सकता हूँ। टाइम क्या होगा? प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। और जब हमारा सब्सक्रिप्शन ओपन होने वाला है एटलीस्ट उसके 3 दिन पहले मुझे वो इशू करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन सेम टू सेम रहेगी, और रजिस्ट्रार को भी हमें भेजना है वो, और सेबी के सारे रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ेंगी। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसके अंदर सेलेंट फीचर्स होते हैं, मतलब समरी होती है मेन प्रोस्पेक्टस की, और 5 पेजेस से ज्यादा का ये नहीं होता है, और हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच किया जाता है। तो इसलिए पब्लिकेशन की कॉस्ट को कट करने के लिए एवरेज का कंसेप्ट लाया गया। अब एवरेज में कुछ रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। ओके, मतलब ऐसा कोई केस है जहां पे एवरेज प्रोस्पेक्टस अप्लाई नहीं होता है। एवरेज प्रोस्पेक्टस मुझे लगाना जरूरी नहीं है। सबसे पहला, अगर मैं अंडरराइटर को इनवाइट कर रहा हूं, या मैं ऐसे शेयर इशू कर रहा हूं जहां पे मैंने पब्लिक को देने ही नहीं है, मुझे प्राइवेटली देने हैं, तो वहां पे प्रोस्पेक्टस ही नहीं होगा, तो एवरेज कहां से आएगा? या फिर मैं एग्जिस्टिंग को दे रहा हूं तो भी एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आफ्टर दैट, अगर किसी भी पर्सन को मेन प्रोस्पेक्टस चाहिए है तो कंपनी के अप्लाई करके मेन प्रोस्पेक्टस ले सकता है। पेनल्टी, अगर किसी ने सेक्शन 33 में डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी उसके ऊपर? 50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। फिर हमारा आता है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? कुछ गलतियां, या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है? हाँ जी, खुशबू का एक डाउट है कि सर अगर चेंजेस ही नहीं हुआ तो क्या इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना जरूरी है? डेफिनेटली इशू करना जरूरी है, चाहे हम उसमें ये डालें कि कुछ भी ना हुआ हो। ओके, बट इन्फॉर्मेशन तो देनी जरूरी है, अमेंडमेंट तो डालनी जरूरी ही है, चाहे हम कन्फेशन क्यों ना कर दें उनको। गोट इट। अब देखिए, मिस स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है वो अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है। गुड फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि पब्लिक का भरोसा होता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। अब मिस स्टेटमेंट क्या होता है? मिस स्टेटमेंट होता है कोई भी या तो गलत चीज डाल देना, या जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ना डालना। बोथ आर कवर्ड अंडर मिस स्टेटमेंट। गॉट इट। अब रेमेडीज, अगर जो हमारा प्रोस्पेक्टस है वो मिसलीडिंग है या मिस स्टेटमेंट है तो उसके अंदर क्या रेमेडीज होगी? एग्रीड पर्सन को कंपनी के अगेंस्ट रेपुडिएट कर सकते हैं वो, और डैमेजेस ले सकता है। उसमें और क्या लाइबिलिटीज होगी? प्लस कंपनसेशन ले सकता है। और पर्सन के ऊपर क्या होगी? क्रिमिनल, मतलब उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। और जो भी डिसाइड का मतलब नुकसान, जो भी उनको नुकसान हुआ है उसके लिए वो डैमेजेस अपने क्लेम कर सकते हैं। राइट ऑफ रेस्किशन, मतलब रेपुटेशन का राइट उनके पास होता है। अफेक्ट क्या होगा इसका कि कॉन्ट्रैक्ट वोडेबल हो जाएगा एग्रीड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसा एक्सेप्शन, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना है चीज कि कब हमारा राइट ऑफ रेस्किशन अवेलेबल नहीं होगा। सबसे पहला, अगर नुकसान सब्सिक्वेंट परचेजर को हुआ है, या फिर सब्सक्राइबर को हुआ है जिसने प्रोस्पेक्टस को बिना देखे ही शेयर्स इशू किए थे या फिर शेयर्स सब्सक्राइब किए थे, तो इन दोनों के पास राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ रेस्किशन बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस, अगर किसी भी पर्सन ने प्रोस्पेक्टस में बिलीव करके शेयर्स लिए हैं और उसको नुकसान हुआ है, तो वहां पे वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। पर रिक्विजिशन क्या, मतलब रिक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है डैमेजेस लेने की? सबसे पहला, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए। सेकंड, सामने वाले पर्सन इंटेंट टू एक्ट, मतलब इंड्यूस होना चाहिए, वो इंड्यूस ही नहीं, उसने कुछ डैमेजेस भी सफर किए हों, तो ही वो हमारा डैमेजेस क्लेम कर सकता है। गॉट इट। आफ्टर दैट, सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी क्या होता है? मतलब सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करना। कौन लाइबल होता है? कंपनी भी, या फिर हर एक पर्सन? हर एक पर्सन में कौन आता है? डायरेक्टर्स आ गया, कोई अदर ऑथराइज पर्सन आ गया, कोई प्रमोटर आ गया, कोई और ऑथराइज पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए अपने आप को ऑथराइज किया था। लाइबिलिटी फॉर ऑफेंस, लाइबिलिटी फॉर ऑफेंस का क्या मतलब है? लाइबिलिटी तो एक ही रहती है, कंपनी की 35 सेक्शन है, सिविल है अपना। अब कब एक्सपर्ट लाइबल नहीं होगा, या फिर कब ऊपर वाले पर्सन लाइबल नहीं होंगे पे करने के लिए? सबसे पहला, अगर उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है। सेकंड, प्रोस्पेक्टस उसकी कंसेंट के बिना इशू हुआ है, या फिर उसने एज एन अथॉरिटी ऑफ एन एक्सपर्ट इशू किया है, या फिर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड थे बिलीव करने के
कि जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, या फिर किसी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की करेक्ट कॉपी हमने उसमें अटैच की थी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही खराब था तो उसमें पर्सन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। गॉट इट? प्रतिभा का एक डाउट है सर, सिविल लायबिलिटी और राइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन या डैमेजेस कब लगेगा? देखो, सिविल लायबिलिटी का दूसरा नाम ही हमारा राइट ऑफ डैमेज है प्रतिभा। मतलब सिविल लायबिलिटी इसी को बोलते हैं कि सामने वाला कंपनसेशन ले सकता है, उसी को हम सिविल लायबिलिटी बोलते हैं। अगर सामने वाला पर्सन डैमेजेस लेगा तो उसके पास राइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन भी आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का और डैमेजेस लेने का अधिकार सिविल में होता है। और क्रिमिनल में ये तो होता ही होता है, प्लस पेनल्टी भी इंपोज हो जाती है। ओके। आफ्टर दैट, जिस भी पर्सन ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, तो जितना भी लॉस सामने वाले पर्सन को हुआ है उसके लिए उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाएगी। बस ये चीज जो आपको याद रखनी है। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है? अगर किसी ने जानबूझ के सामने वाले को ठगने के इरादे से, डिसीव करने के इरादे से कोई अनट्रू, क्योंकि मिसलीडिंग स्टेटमेंट इशू किया, तो वहां पे हर एक पर्सन पेनल्टी प्लस इंप्रिजनमेंट का अधिकारी होगा। मतलब 447 में उस पर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। बट कब 34 एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला, अगर वो जो मिस स्टेटमेंट थी वो इमेटीरियल साबित हो जाती है, मतलब छोटी मोटी थी, ज्यादा मेटीरियल नहीं था, किसी को नुकसान हुआ हो, या फिर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था, मतलब वो क्या जानता था कि वो चीज क्या है, ट्रू, बट एक्चुअल में वो चीज क्या थी, फॉल्स। ओके। देन और क्रिमिनल लगवाने के लिए लॉस होना जरूरी नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके। देन डैमेज फॉर डिजायर्स मैंने आपको बता दिया। अब यही बात है हमारा कि डैमेजेस हम कब ले सकते हैं? जब कुछ मेटीरियल फैक्ट हो, जब ओरिजिनल ललोटी या सेकंड परचेजर ना हो, सामने वाले को ठगा गया हो, वो एक्चुअल में डिसीव हुआ हो। फिर इंड्यूसिंग द पर्सन टू इन्वेस्ट द मनी, अगर कंपनी किसी भी पर्सन को इंड्यूस करती है कि वो उसके साथ एग्रीमेंट में आ जाए, या तो एज एन अंडरराइटर एग्रीमेंट में आ जाए, या फिर वो किसी एक पार्टी को प्रॉफिट कमा के देना चाह रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है कुछ सेम क्वेश्चन बताएगा आपको ये चीज। अगर हम किसी को एग्रीमेंट में लेके आते हैं ताकि वो सामने वाले को कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो भी हमारा इंड्यूसिंग आएगा। एंड थर्ड वन इज कि फिर मैं किसी बैंक को इंड्यूस करता हूँ कि वो क्रेडिट फैसिलिटी हमें लैंड कर दे, तो भी वो हमारा इंड्यूसिंग में आएगा। कि अगर मैं किसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट के थ्रू किसी को इंड्यूस करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाए, तो हर एक वो पर्सन कंपनी का 447 में रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे सिंगल, चाहे ग्रुप, चाहे एसोसिएशन, अगर वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट में वो शू कर सकते हैं किसको, कंपनी को। और यहाँ पे क्लास एक्शन शूट था। क्लास एक्शन शूट क्या होता है? जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे, जिसको भी हमारा नुकसान हुआ है, या तो वो इंडिविजुअली शू कर सकते हैं, या फिर वो कलेक्टिवली टीम बना के एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे किसी और को शू करेगा, कंपनी को शू करेगा। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, पर्सोनेशन क्या होता है? पर्सोनेशन मीन्स दैट कोई पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है फिक्शिशियस नेम से, फिक्शिशियस नेम मतलब झूठे नाम से, या फिर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन करे डिफरेंट नेम से, अलग अलग नाम से, या फिर कंपनी को इंड्यूस कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो पर्सन के ऊपर पेनल्टी कितनी इंपोज होगी? 447 की। वेट फॉर 1 मिनट, मैं बस चार्ज लगा लेता हूँ इसे। आफ्टर दैट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था? ये तो हमारा हो गया था ना। उसके बाद हमारा पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फ्रॉड की क्या पनिशमेंट थी? सबसे पहला,
ध्यान से सुनना, 447 की क्या पेनल्टी है। अगर फाइन का अमाउंट 10 लाख या 1% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों में से जो भी कम है, अगर उससे भी कम हुआ तो फाइन कितना, 50 लाख तक, या फिर पेनल्टी कितनी, 5, इम्प्रिजनमेंट कितना, 5 साल तक। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। अगर फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख, 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच और इज लेस, जितना है या उससे ज्यादा है, तो मिनिमम फाइन कितना, इक्वल टू फ्रॉड। मैक्सिमम फाइन कितना, 3 टाइम टू फ्रॉड। एंड इम्प्रिजनमेंट कितनी, मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। और अगर इसमें पब्लिक इंटरेस्टेड हो, चाहे फ्रॉड का अमाउंट कितना भी क्यों ना हो, अगर मैंने ठगने की कोशिश पब्लिक को करी है, तो फिर मिनिमम फाइन कितना, इक्वल टू फ्रॉड, एंड मैक्सिमम कितना, 3 टाइम ऑफ फ्रॉड, प्लस इंप्रिजनमेंट कितनी, मिनिमम 3 ईयर एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। फिर सेक्शन 39, अलॉटमेंट बाय द कंपनी। सबसे पहले इसमें आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90%, जितना कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है। ओके, दिस वन। और एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आ जाना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और सेबी के अकॉर्डिंग 25% ऑफ इशू प्राइस। वंश याद रखना है इसको। क्या होगा अगर मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्राइब करना था वो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस। फर्स्ट इज टाइम पीरियड फॉर रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखिए, अगर 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ, फिर वी कैन से दैट हाँ, जो 90% की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो नेक्स्ट 15 डेज में मुझे सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर 15 डेज में मैंने पैसा वापस नहीं किया तो 15% के हिसाब से मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके। रिटर्न ऑफ लॉटमेंट हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज पास 3। जो 30 दिन के, जब हमारा ऑफर कंप्लीट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को सबमिट करनी होती है। अटैचमेंट क्या जाएंगी, दैट इज लिस्ट ऑफ फ्लोटीज। फ्लोटीज कौन होता है, शेयर होल्डर, जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, उनके नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो मतलब उन्होंने होल्ड किए हैं। अदर अटैचमेंट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉपी ऑफ सेल इफ देयर इज प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा है, अदर देन कैश अगर मैंने शेयर्स इश्यू किए हैं, अदर देन कैश का क्या मतलब है, अगर मैंने प्रॉपर्टी ली है उसके बदले में मैं शेयर दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा, तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी मुझे अटैच करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो मुझे उसको राइटिंग में लेके आना पड़ेगा पड़ेगा प्लस नोटरी पब्लिक के सिग्नेचर्स लगवाने पड़ेंगे। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट कितना है इसमें, कंपनी और ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है, पेनल्टी कितनी, 1000 पर डे मैक्सिमम, या फिर वी कैन से दैट ओ 1 लाख, विच एवर इज लेट, विच एवर इज लेस, नॉट लेटर, विच एवर इज लेस। उसके बाद सेक्शन 40, सेक्शन 40 क्या, 40 क्या कहता है अपना, दैट इज सिक्योरिटी टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर पब्लिकली इशू करना चाह रही है, तो उसको सबसे पहले अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा टुवर्ड द स्टॉक एक्सचेंजेस। और ये तो एक स्टॉक एक्सचेंज में करवा सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में करवा सकती हैं। और रिक्वायरमेंट इज दैट कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस में उसने अप्लाई किया है, उन सब की अप्रूवल उसके पास आनी चाहिए। जब तक अप्रूवल नहीं आती तब तक वो सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकता और उसको इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। ओके। और जो पैसा आया है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में यूज हो सकता है, मतलब अगेंस्ट द अलॉटमेंट, मतलब जिस कारण से अलॉटमेंट हुई थी, जिस कारण से मैंने वो पैसा उठाया था, उस कारण के लिए हो सकती है या फिर रीपेमेंट के लिए हो सकती है, बस। गॉट इट। फिर अगर हम ये बोलते हैं कि हम कोई कंप्लाइंसेस वेव करेंगे तो ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अगर डिफॉल्ट के सब सेक्शन में, तो कंपनी के ऊपर फाइन कितना, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, और ऑफिसर के ऊपर 50,000 से लेके 3 लाख तक। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। ओके, लेफ्ट मत करना क्योंकि इसको चार्ज लगाना है मुझे, देखता हूँ डाटा केबल कहाँ पे, वेट करो 5 मिनट।
हाँ जी, वेलकम अगेन गाइस। चलिए देखो कहाँ थे हम। दैट इज फिर था हमारा पेमेंट ऑफ कमीशन। पेमेंट ऑफ कमीशन का क्या मतलब था? यहाँ पे जो हमारा जो हम अंडरराइटर को अपॉइंट करेंगे तो उस अंडरराइटर को हम कितना कमीशन पे करेंगे। फर्स्ट इज दैट कि ऑथराइजेशन सोर्स क्या होगा। सबसे पहला ऑथराइजेशन उसको कौन करेगा? एओए। और कमीशन कहाँ से दिया जाएगा? जो हमारे मतलब पैसा आया है उसकी प्रोसीड से दिया जाएगा, या फिर जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी का वहां से, या फिर दोनों से भी दे सकते हैं हम। मैक्सिमम कितना? शेयर से शेयर्स के तौर पे हम कितना कमीशन देंगे उसे? 5%। और एओए विच एवर इज लोअर। ओके, एंड डिबेंचर के केस में 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच डिबेंचर वाज इशूड, और एओए विच एवर इज लोअर। ओके, ये दो पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखने हैं। और प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या डिस्क्लोज करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्योंकि ना प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करनी है वो काफी टाइम हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज किसके प्रोस्पेक्टिव से कह रहे हैं? अंडरराइटिंग की प्रोस्पेक्टिव से। गॉट इट? अब क्या क्या चीजें हम उसमें डालेंगे? सबसे पहले अंडरराइटर का नाम, रेट और अमाउंट जो कमीशन पेबल हुआ है, एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जितनी उन्होंने अंडरराइट अंडरराइट करी है। ओके, फिर जो हमने कमीशन पे किया है उसकी कॉपी ऑफ पेमेंट हमें आरओसी को डिलीवर करनी पड़ेगी, कितना कमीशन हम उसको पे करने वाले हैं। आफ्टर दैट जीडीआर। जीडीआर मैंने आपको बता दिया था, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो अपने इक्विटी शेयर्स ओवरसीज या फिर अदर कंट्रीज में इशू करना चाह रही है, तो पहले उसको कस्टोडियन एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और वो कस्टोडियन एग्रीमेंट के थ्रू जो उसकी सिक्योरिटीज है वो कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी जीडीआर में, जो कि आगे फिर इशू हो सकती है। पढ़ लेना सर, ये उसका है, रीडिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 42। नाम क्या है? पीपी। पीपी बोले तो प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? ये पैसा रेज करने का दूसरा मेथड होता है। सर पहला मेथड कौन सा था? दैट इज पब्लिक। सेकंड प्राइवेटली। प्राइवेटली क्या होता है? मैं कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन सिलेक्ट करता हूं जिससे मुझे पैसे रेज करने हैं। ओके, और फिर ऑफर सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड पर्सन को होगा, उनके अलावा और किसी को नहीं होगा। मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 200। ओके, 200 कब? पर फाइनेंशियल ईयर। बट इस फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं होंगे? बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। 200 की लिमिट में कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे? पहला, क्यूआईबीज, एंड सेकंड वन इज वी कैन से, बताइए कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, बताओ। सेकंड पर्सन कौन? देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर आता है। वेरी गुड, इंप्लॉयज। खुशबू का सबसे पहला आंसर आया, इंप्लॉयज। एंड सेकंड वन इज, हमने इसमें क्या पढ़ा था? पहले लिमिट 50 की थी, अभी 200 की हो चुकी है। अब जो ये 200 की लिमिट है वो पर सिक्योरिटी है। सर पर सिक्योरिटी का मतलब, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 200 में शेयर्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, प्रेफरेंस शेयर भी आ गए। नहीं, 200 इक्विटी शेयर के, 200 डिबेंचर की, और 200 प्रेफरेंस शेयर की, अलग अलग लिमिट है ये सारी। गॉट इट? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट अगर कभी भी कंपनी ने 200 से ज्यादा किसी को ऑफर दिया तो पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, और सेक्शन 23 टू 41 सारे के सारे रिक्वायरमेंट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। रिजोल्यूशन, हमें पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन में कुछ चीजें जाएंगी जो हम अभी पढ़ेंगे इसमें। पहला, पर्टिकुलर ऑफर या फिर डेट ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, कौन सी सिक्योरिटीज हम इशू करना चाह रहे हैं, प्राइस की जस्टिफिकेशन क्या है जिसके ऊपर हम पीपी इशू करेंगे, वैल्यूअर कौन है जिसने वो वैल्यूएशन परफॉर्म करे हैं, कितना अमाउंट कंपनी रेज करना चाह रही है, या अदर मटेरियल टर्म्स। आफ्टर दैट अगर अगर हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और लिमिट 181 सी के अंदर आ रही है, तो सिर्फ एक ऐसा पास करेंगे, और एक साल तक हमें नया ऐसा पास करने की नीड नहीं है। मल्टीपल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में हम इशू कर सकते हैं। वोटेड, और अगर क्यूआईबीस को हम दे रहे हैं तो भी एक स्पेशल रिजोल्यूशन एक साल के लिए काफी है। अब रिजोल्यूशन मुझे आरओसी को भी भेजना है। गॉट इट? एंड एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा होगा जिसमें हम, जैसे हमारी कंपनी है तो पीपी लेके आना चाह रही है, तो पीपी हम जो भी सिलेक्टेड पर्सन थे उनको देगा। पीपी के साथ साथ पीपी प्लस एक एप्लीकेशन लेटर होगा जिसमें वो फिल करके अपनी डिटेल्स कंपनी को देंगे कि हम इतना पैसा आपको देना चाह रहे हैं। पास 3 में होगा वो, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। पर्सन जो इसका नाम मुझे डालना है वो स्पेसिफिकली एड्रेस्ड होना चाहिए।
राइटिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली मोड भी हो सकता है। और जब हमने उसको आइडेंटिफाइड किया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे उस पर्सन को वो सेंड करना है। कंप्लीट रिकॉर्ड PS5 में बनाना है। गॉट इट। अब पैसा कैसे आएगा? पैसा बैंकिंग चैनल से भी आ सकता है, डीडी से भी आ सकता है, और चेक भी आ सकता है, बट कैश में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये चीज आप ध्यान में रखना बिल्कुल अच्छे से। लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर पहला ऑफर जो मैंने फर्स्टली चला रखा है जब तक वो कंप्लीट या फिर एबोलिश नहीं हो जाता, एबोलिश मतलब कैंसिल नहीं हो जाता, तब तक सेकंड ऑफर लेके वो नहीं आ सकते। एनी सिक्योरिटी, मतलब अगर पहले उसने डिबेंचर का शुरू कर रखा है, तो जब तक डिबेंचर वाला कंप्लीट नहीं हो जाता वो सेकंड बिल्कुल भी लेके नहीं आ सकते, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो डिबेंचर का हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल का हो, ध्यान में रखना। जब एप्लीकेशन मनी आ गया उसके 60 दिन के अंदर अंदर मुझे सिक्योरिटीज अलॉट कर देनी है, नहीं करी तो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसा वापस देना है, नहीं दिया तो 12% के हिसाब से मुझे ब्याज देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। पब्लिक ऑफर में ये इंटरेस्ट रेट, ये चार्ट बना लेना यहाँ पे, और डेंजर का साइन बना लेना, क्योंकि इंटरेस्ट में तुम्हें MCQ आ सकता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पब्लिक में 15% और इसमें पीपी में 12%। और पैसा हमें सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, जो कि जिस पर्पज से अलॉटमेंट हुई थी वहां पे एडजस्ट करना है, फिर रिपेमेंट करना। ओके। पब्लिक एडवर्टीजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, किसी भी सोशल मीडिया को या फिर किसी भी मीडिया चैनल को यूज नहीं कर सकता फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिशिंग। डन। और पास 3 हमें फाइल करना है 15 डेज में ROC को, जिसके अंदर ये बेसिक डिटेल जाएंगे, आप पढ़ लेना। ध्यान देना, ये है पीपी का, ये भी बड़ा चार्ट बनाना है यहाँ पे। और पब्लिकली अगर हम हैं तो यहाँ पे पास 3 एंड दैट इज 30 डेज। ओके, ये चीज ध्यान देना। अब नहीं अगर किया, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया तो पेनल्टी कितनी, 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। अगर हमने पास 3 के सिर्फ ये जो पेनल्टी है बच्चों, ये सिर्फ पास 3 की है, पास 3 ना फाइल करने की पेनल्टी है। पनिशमेंट कितनी? प्रमोटर्स हैं नॉर्मली, अगर 42 में पीपी में हमने कोई भी डिफॉल्ट किया अदर देन पास 3, क्योंकि पास 3 के हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अदर देन पास 3 कोई भी अगर डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी? प्रमोटर्स के ऊपर फाइन कितना? अमाउंट रेज और 2 करोड़ विच इज लोअर, और कंपनी को सारा का सारा पैसा रिफंड 30 दिन में करना पड़ेगा। ये था हमारा पीपी, प्राइवेट प्लेसमेंट और कंप्लीट चैप्टर दैट इज प्रोस्पेक्टस। ओके। अब एक क्विज करते हैं हम, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए हैं इसमें। गॉट इट। होपफुली सब लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इट विल हेल्प यू सो मच। चैट बॉक्स आप लोग को दिख रही होगी, और एक टाइप का कंपटीशन है ये। देखते हैं किसकी टाइपिंग स्पीड सबसे तेज है और कौन सबसे पहले आंसर देता है। मैं कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चंस पुट करने वाला हूं, आपको चैट बॉक्स में उसका नाम मतलब आंसर डालना है। लेट्स सी किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए। पास 5 किस चीज का है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पास 5, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पास 5? वेरी गुड। रितिका ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो रितिका ने विन कर लिया है। नहीं प्रतिभा, नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, इट्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अर्चिता, नोट रिकॉर्ड ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट्स रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। चलिए, रितिका विनर इस क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है अपना, दैट इज 447 सेक्शन में अगर पब्लिक इंटरेस्टेड हो तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है? हरी अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। वेरी गुड प्रियंका, प्रियंका ने सबसे पहले बताया 3 इयर्स। 3 इयर्स, नॉट 5 इयर्स, इट्स 3 इयर्स मिनिमम पूछा था मैंने। विनर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रियंका, प्रियंका दीक्षित। एंड थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कौन विनर होता है।
डिबेंचर्स के केस में अंडरराइटर कमीशन कितना होगा? वेरी गुड वंश। वंश ने सबसे पहले आंसर दिया, दैट इज 2.5। वेरी गुड। विनर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वंश। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन विनर होता है इसका। 447 सेक्शन में अगर पब्लिक इंटरेस्टेड ना हो और फ्रॉड का अमाउंट 10 करोड़ और 1% ऑफ टर्नओवर विचर इज लेस से भी कम हो, तो पेनल्टी कितनी है? 50। ओके, वंश ने आंसर दिया, वेरी गुड वंश। अगेन वंश इज द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन अप टू 50 lakh। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पास थ्री किस चीज का है? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। पास थ्री किस चीज की फाइलिंग, खुशबू? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। गुंजन इज द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। वेरी गुड गुंजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मेरे को मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि एमसीक्यू में आ चुका है पहले। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। अपनी सीट की पेट के बांध लीजिए कि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। दैट इज, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को कौन रेगुलेट करता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेबी। वेरी गुड प्रतिभा। प्रतिभा ने सबसे पहला आंसर दिया, दैट इज सेबी। वेरी गुड। नहीं वंश, नोट सीजी, इट्स सेबी। ओके। देन पीपी के केस में कितने दिन में हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? पास थ्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15। आयुषी, वेरी गुड आयुषी। विनर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयुषी। गुड। 30 नहीं खुशबू, 30 पब्लिक का है। द करेक्ट आंसर इज 15 days। एंड पब्लिक ऑफर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पब्लिक ऑफर के केस में अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी अगर हमें नहीं मिला, तो हमें कितने दिन में वो पैसा वापस करना पड़ता है? ओके, ये पहला आंसर किसने दिया? 15 days, 15 days। आई थिंक ये किसने दिया है? रितिका ने दिया है इसका आंसर सबसे पहले। वेरी गुड रितिका, मैंने आपका ही देखा सबसे पहले। गुड। 15 days। अब अगला क्वेश्चन है, इसको मैं ध्यान से देखूंगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 15 दिन में उसने पैसा नहीं दिया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर? वेरी गुड, चलिए बताइए। 15। इसका आंसर है, अर्चिता ने दिया। वेरी गुड अर्चिता, इट्स 15%। नोट 12%। 12 किसने लिखा है ये? प्रतिभा। नोट 12, 12 पीपी के केस में है। अभी तो मैंने चार्ट बनवाया आपको। गुड। अब और एक दो क्वेश्चन और पूछने हैं, वेट कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं किसको आता है। ये आपको टाइप करना है, तो टाइपिंग की आपको मेहनत लगेगी। लेट्स सी कौन करता है। पीपी में सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रतिभा ने सबसे सही आंसर दिया। अर्चिता आपका आंसर सही है, बट आपने इनकरेक्ट लिखा है, मतलब इनकम्प्लीट लिखा है आपने। एनबीएफसी एंड एचएफसी। प्रतिभा इज 100% करेक्ट। विनर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रतिभा। अर्चिता आपका एचएफसी बाद में दिखा मुझे। गुड, वेरी गुड, सबका ठीक है ये आंसर, बट विनर इज प्रतिभा। ओके। देन
एक दो मुझे और सोचने दीजिए कुछ क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन मिल गया है। ध्यान से सुनना सब लोग, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका। डीम्ड प्रोस्पेक्टस को कितने डायरेक्टर की साइन करने की रिक्वायरमेंट है? दो। वेरी गुड आंसर। किसने दिया सबसे पहले? आयुषी ने। वेरी गुड आयुषी, यू आर द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। इट्स टू। इवन हमने एलिफेंट का साइन क्यों बनाया है? दो डायरेक्टर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस को साइन करने की रिक्वायरमेंट कितने डायरेक्टर्स की होती है? वेरी गुड आयुषी, इट्स ऑल। अगेन आयुषी इज द विनर। ऑल, वेरी गुड। एंड बड़ी इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो। ये क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएगा, डैम श्योर। मतलब ये जिसको आ गया, ही और शी विल बी द एक्चुअल विनर। सर सबको बोलो एवरीवन को भेजे, तब सही पता चलेगा किसने। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। वेट, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा वैसे, प्रतिभा। स्क्रीन शेयर मैंने कर रखी है पूरी। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको। ठीक है, अब आएगा दिखना। आपने अपनी चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूट करो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पास वन किस चीज का है? जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन कितने सेकंड में आंसर देता है। पास वन, व्हाट न्यूज़पेपर भावना? किस किस चीज की केस में? पर बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस। एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस फॉर व्हाट? इन केस ऑफ चेंज ऑफ। तीनों ने आंसर जो दिया वो मिला के एक आंसर बन रहा है। कंप्लीट आंसर दीजिए ना। नो, ऐसे वेरिएशन। देखते कंप्लीट कौन देता है आंसर। नो, नोट चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओवरऑल जो आंसर आया है वो आया है भावना का एंड प्रभूति का। इन दो का आंसर सबसे ठीक है। ओके, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर। भावना ने लिखा न्यूज़पेपर में देना है और प्रभूति ने लिखा एडवर्टीजमेंट देना है, नोटिस का। और रितिका ने भी सही आंसर दिया वैसे तो, इन केस ऑफ चेंज। तो टोटल मिला के पूरा आंसर बनता है। ओके, सो आफ्टर दैट, जस्ट अ सेकेंड। अब देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का इशू करने का टाइम कितना है? 3 days। वेरी गुड खुशबू। नोट वन वंश, इट्स एटलीस्ट 3 days prior to opening the subscription list। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज प्रोस्पेक्टस मैक्सिमम कितने पेजेस का हो सकता है? रुको रुको, पहला आंसर किसने दिया? खुशबू ने। वेरी गुड खुशबू, अगेन यू आर द विनर। एंड देन चलिए, और क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन तो सारे हो ही गए हैं। अगर आपकी कोई डाउट्स तो वो ले लीजिए।